अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तानी फिजाइया को मशवरा दिया है कि वो नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए नई टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। उन्होंने कहा कि तुर्की के ज़लज़ले में हिंदुस्तानी फिजाइया ने काफ़ी खिदमात अंजाम दी और कोरोना वायरस की वबा के दौर में फ़ौज ने बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। सदर जमहूरिया आज हैदराबाद के दुंडीगल में एयरफोर्स एकेडमी में मुनक्किदा कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मायना किया और कैडेट से सलामी ली। इस मौके पर अपने मुख्तसर से खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा कि लड़ाका जेट पायलटों में ज़्यादा ख़वातीन को देखकर खुशी होती है। उन्होंने कैडेट्स और उनके वालिदैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कैडेट्स को उन शख्सियात की खिदमत को याद रखना चाहिए जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई जानी चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि सुखोई जेट में सफ़र करना उनका एक बेहतरीन तजुर्बा था। 211वें कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड मुकम्मल फौजी शान के साथ आज मुनक्किद की गई। इसके जरिए हिंदुस्तानी फिजाइया के मुख्तलिफ ब्रांचेस के फ्लाइट कैडेट्स की मतलूबा और चैलेंजेस से भरी तरबियत की तकमील हुई। सदर जमहूरिया इस तकरीब की मेहमानी खुसूसी थी। इस परेड के बाद PC-7 ज़ेर तरबियत तैयारी का एरोबैटिक्स डिस्प्ले किया गया। अलावा अजीम Su-30 और सारंग हेलीकॉप्टर का एरोबैटिक डिस्प्ले भी किया गया। तकरीबन 119 कैडेट्स ने इस तरबियत की तकमील की है। एयरफोर्स अकेडमी की तारीख में पहली मरतबा सदर जमहूरिया ने तरबियत की तकमील करने वालों की परेड का मायना किया। अपने गहन प्रशासनिक अनुभव और आदिवासी समाज के उत्थान हेतु विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बल पर उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई। विधायक के रूप में उनकी विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए 2007 में उन्हें ओडिशा विधानसभा द्वारा पंडित नीलकंठ दास सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान से विभूषित किया गया। श्रीमती मुर्मू को 18 मई 2015 के दिन झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे उस आदिवासी बहुल राज्य की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी। संविधान की गरिमा को अक्षुण्ण रखने तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों का समर्थन करने के लिए व्यापक रूप से उनकी सराहना की गई। Flying Officer Jayashankar Nanda, Flying Officer Vipin Kumar, Flying Officer Manish Pathak, Flying Officer Siddharth Mahajan, Flying Officer Abhishek Singh, Flying Officer Arun M, Flying Officer Arvind Shekhar. Winners and the champion squadron for their excellent performance. I congratulate the trainees from friendly foreign countries. Their participation strengthens relationship between our countries. I also congratulate the proud parents of the cadets. They have supported their sons and daughters in achieving this landmark in their career and life. I also compliment the faculty and training staff of the academy and other institutions who have mentored the cadets. I appreciate the cadets on parade for their impressive turnout and flawless drill. It demonstrated your consistent training and hard work. Your career is challenging, rewarding, and highly honorable. You have to carry forward the great legacy of those who have served in the IAF before you. The great role played by the brave warriors of the Indian Air Force in मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज हैदराबाद में G20 इजलास के दौरान अमेरिका, बरतानिया, जापान, इटली के वज़रा और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर के साथ मुलाकात की। उन्होंने ज़राअत के शोबे की हमाजह तरक्की के लिए उन ममालिक के साथ ताउन में तौसी पर तबादला ख्याल किया।
इस मौके पर ज़राअत से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान के प्रोग्रामों और इक़दाम का खुसूसी जिक्र किया गया और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम पर भी बातचीत की गई। अमरीकी वज़ीर ज़राअत एक्सोटिल टोरिस मॉल के साथ बातचीत में तोमर ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक जामे आलमी शराकतदारी है जो तकरीबन तमाम शोबों पर मुहित है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान आलमी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत हिंद ज़राअत पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है जो करोड़ों किसानों और उनके ख़ानदानों का ज़रिया माश है। कि मंत्री स्तर की बैठक में तो 40 लोगों ने विचार की विमर्श किया, लेकिन लगभग इसमें 200 प्रतिनिधि भिन्न भिन्न श्रेणियों के उपस्थित थे, जिन्होंने 15 तारीख की बैठक में और ब्रेकआउट सत्रों में भाग लिया। ये हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जिस देश ने भी विचार व्यक्त किया तो सभी लोगों ने हिंदुस्तान की कृषि परिस्थितियां, कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों से निपटने की भारत की तैयारी, नवाचार को बढ़ावा देने की मानसिकता, कृषि क्षेत्र में तकनीक का समर्थन बढ़ाना, डिजिटल कृषि को प्रोत्साहित करना, मिलेट्स को प्रोत्साहित करना, छोटे किसान की ताकत बढ़ाना, उपकरण जैसी सुविधाएं देकर उनकी क्षमता वृद्धि करना, ऐसे कृषि से संबंधित समस्त विषयों को लेकर सभी देशों ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की और विशेष रूप से दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी के विभिन्न कार्यक्रमों की, उनके चिंतन की, उनकी दूरदृष्टि की, दुनिया के साथ सहकार करने की जो उनकी मानसिकता है, उनके कार्यक्रम हैं, तो सभी ने बहुत ही अच्छे से हमारे प्रधानमंत्री जी को लिया और उनकी निश्चित रूप से उन्होंने प्रशंसा की। यह बैठक तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने जिले वरंगल में जनूबी कोरिया के यंग विन कंपनी के एवर टॉप टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट का काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में संगे बुनियाद रखा। वजीर दयाकर राव, एमएलए धर्मा रेड्डी और कलेक्टर ने प्रोग्राम में शिरकत की। खबल अजीम वजीर तारक रामाराव और यंग विन कंपनी के नुमाइंदों का हैदराबाद से जिले वरंगल बदरी हेलीकॉप्टर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने हाल ही में टेक्सटाइल पार्क में यंग विन कंपनी को 298 एकड़ जमीन अलॉट की है। जनूबी कोरिया की एक कंपनी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो अपने पार्चाजात की सनत में 11,700 अफराद को रास्त रोजगार फराहम करेगी। हुक्काम को तवक्को है कि मजीद 11,700 अफराद को बिलवास्ता तौर पर मुलाजमत हासिल होगी। ये कंपनी टेक्सटाइल पार्क में 840 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। बाद वजीर तारक रामाराव ने वरंगल मशरकी हल्के में एमएलए कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। उन्होंने आजम जाही मिल्स ग्राउंड में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। केटीआर ने 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से देसाई पेट में 200 डबल बेडरूम मकानात और वरंगल में 135 करोड़ रुपए की लागत से 16 स्मार्ट सड़कों का इफ्तिताह किया। చెప్తుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే అన్నారు, అందుకే ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఇదే వరంగల్ జిల్లాలో ఒకనాడు ఆజం జాహీ మిల్లు ఉండేది, కొడకండ్లలో ఇంకా మన సిరిసిల్లలో పోచంపల్లిలో ఇంతమంది నేతన్నలు ఉన్నారంటే దానికి కారణం అత్యుత్తమమైన పత్తి ఉండడమే కాదు, నైపుణ్యం కలిగిన మన నేతన్నలు కూడా ఇక్కడ ఉండడమే దానికి ప్రధానమైన కారణం. అందుకే అప్పుడే మిల్లులుండే, మళ్ళీ వరంగల్కు ఆ పూర్వ వైభవం రావాలే అని చెప్పి పట్టుబట్టి మళ్ళీ వరంగల్లోనే కాకతీయుల పేరు మీద కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కును ఏర్పాటు చేసిన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. 2017లో ఇక్కడనే ఆనాడు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వచ్చి శంకుస్థాపన చేసిండ్రు.
చాలా మందికి చాలా అనుమానాలు ఉండే. పార్కు పెడతాం వరంగల్ అన్నప్పుడు చాలా డౌట్లు ఉండే. కానీ నిజంగా ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా ఒక వ్యక్తిని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందన చెప్పాలా. అది మీ శాసనసభ్యుడు చల్లా ధర్మారెడ్డి గారు. ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది ఎన్ని తిప్పలు పడ్డాడు మా ఎండి గారితో కలిసి. ఆయన మా ఎండి గారు ఇక్కడ స్థానిక కలెక్టర్ గారు చాలా కష్టపడ్డారు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత, భూముల ధరలు పెరిగిపోయిన తర్వాత ఏ రైతుకైనా ఏ భూమి యజమానికైనా తన ఒక ఎకరం పొలం ఇవ్వాలంటే కూడా బాధ అవుతుంది. తప్పు కాదు అది. భూమి కోల్పోతున్నప్పుడు జరిగే బాధ, కలిగే బాధ మామూలు బాధ కాదు. కానీ ధర్మారెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉండే బాధితులందరికీ ఒప్పించి మెప్పించి కడుపులో తబెట్టి వారందరినీ కూడా ఒప్పించి భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద టెక్స్టైల్ పార్కు ఇక్కడ మన వరంగల్ గడ్డ మీద మన తెలంగాణలో కారకులైంది మీ ఎమ్మెల్యే ధర్మారెడ్డి గారు అనే మాట ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. నిజంగా కూడా ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే మధ్యలో వచ్చిన ఈ సమస్యలు అక్కడ సమస్యలు వస్తే దగ్గర ఉండి ఒక శాసనసభ్యుడిగా మంచి జల్లి పూర్తి చేయాలి, మా ఊళ్ళకి లాభం కావాలి, మా జిల్లాకు లాభం కావాలని పట్టుబట్టి ధర్మారెడ్డి గారు చేసినారు. ఇప్పుడే వారు ఒక మాట అన్నారు, భూమి కోల్పోయిన వాళ్ళందరికీ 135 గజాల జాగి 100 గజాల జాగిస్తామని చెప్పినాం. లేఅవుట్ కూడా అవుతుందని చెప్పాను. నేను ధర్మాన్ని అడుగుతా ఉన్నా, చెప్తా ఉన్నా, రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా మా ఎండి గారికి కూడా. दूसरे मरहले का कांति वेलुगु प्रोग्राम जिसका आगाज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किया था, हफ्ते को उसके 100 दिन मुकम्मिल हो गए हैं। इस तनाजुर में रियासती वुज़रा ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में केक काटा और तिब्बी अमले को मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में वुज़रा हरीश राव, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, जगदीश रेड्डी, गंगुला कमलाकर और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से अंधेपन की रोकथाम के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में अब तक 1 करोड़ 60 लाख लोगों की आंखों के मायने किए जा चुके हैं। इसमें बसारा से महरूम 40,59,000 अफराद शामिल हैं और करीब 25 लाख अफराद में चश्मे तकसीम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम आइंदा दिनों भी जारी रहेगा। 22 जून को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तेलंगाना के शोहदा की मेमोरियल यानी तेलंगाना मार्टिस मेमोरियल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। ये मेमोरियल तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के पास यानी टैंक बंद के हक़ में तामीर किया गया है। इस सिलसिले में आज रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने एक आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ महकमे जात से इस इफ्तिताही तकरीब को शानदार पैमाने पर मुनक़िद करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर तेलंगाना के शोहदा को अजीम खिराज पेश किया जाएगा। कई ड्रम आर्टिस्ट तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से इस मौके पर तलब किए गए हैं, जिनमें ओगुडोलू, बोनालू, कोलट्टम, गुसडी और दीगर फोक आर्ट्स परफॉर्म करने वाले लोग होंगे जिन्हें इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। साथ ही इसमें शेरी बाजा, मरफा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और दीगर प्रोग्राम्स भी पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 22 जून को ये प्रोग्राम तेलंगाना के क़याम के 10 साल मुकम्मिल होने के मौके पर यह मुनक़िद किया जा रहा है। लिहाजा इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां की जानी चाहिए। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में तरक्याती प्रोग्रामों के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फराहम इमदाद पर एक जामे रिपोर्ट अवाम के सामने खुसूसी तकरीब में पेश की। उन्होंने कहा कि टैक्सों में रियासत का हिस्सा पिछली यूपीए हुकूमत के मुकाबले 3.5% का नुमाया इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हिस्से के तहत अब तक 60,000 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं और रियासत में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 5,27,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। अरकान पार्लियामेंट की तरक्की के तहत 983 करोड़ रुपये फराहम किए गए और आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के तहत 2,250 करोड़ रुपये फराहम किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि 2014 से अब तक कौमी शाहराहों की तरक्की के लिए 1,08,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और पिछले 9 सालों में 2,500 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई गई हैं। किशन रेड्डी ने बताया कि पेद्दापल्ली जिले को छोड़कर रियासत के तमाम अजला को कौमी शाहराहों से जोड़ा गया। रियासत में 3 नए रेलवे लाइन्स की तामीर की गई और 1645 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को 353 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। बिजली के शोबे में भी नुमाया तरक्की के इक़दाम किए गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शहरी हुकूक के जहदकार प्रोफेसर हरगोपाल के साथ दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज
इंसदादी गैर कानूनी सरगर्मियां यानी यूएपीए एक्ट मुकदमे से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने डीजीपी अंजनी कुमार को हिदायत दी है कि वो हरगोपाल और दूसरों के खिलाफ दर्ज यूएपीए मुकदमे को फौरी वापस लेने के इक़दाम करें। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना पुलिस ने हरगोपाल के अलावा दीगर अवामी तंजीमों के कायदीन के खिलाफ माइलस्टोन की सरगर्मियों में ताउन करने के इल्ज़ाम में यूएपीए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इंसदाद गैर कानूनी सरगर्मियों के कानून के तहत हरगोपाल और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों और अवामी तंजीमों के नुमाइंदों ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि वो मुकदमे को वापस ले लें, जिस पर आज चीफ मिनिस्टर ने इस मामले का तफसीली जायजा लेने के बाद हरगोपाल के साथ दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के कायदीन के मकानात पर आईटी अहदेदारों की तलाशी का काम मुकम्मल हो गया है। आईटी हुकाम ने भुवनगिर के एमएलए शेखर रेड्डी, नागर कर्नूल के एमएलए मर्री जनार्दन रेड्डी के घरों की 3 दिन तक तलाशी ली। ये तलाशी 14 जून को सुबह 6 बजे शुरू हुई और जुमे की यानी 16 जून की शाम 2 बजे तक जारी रही। रुकन पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी की रिहायशगाह पर तलाशी 14 जून को खत्म हुई, जबकि आईटी हुक्काम ने एमएलए शेखर रेड्डी और मरी जनार्दन रेड्डी के घरों की 3 दिन तक तलाशी ली। 3 दिन की तलाशी के बाद आईटी हुक्काम जुमे की निसफ के बाद अरकान असेंबली के घरों से निकले। इस तलाशी में आईटी अहदेदारों ने कई दस्तावेजात जब्त किए। आईटी हुक्काम की जानिब से बैंक लॉकर्स, कंपनी के लेन देन और बैंक लेन देन के दस्तावेजात की भी जांच की गई। तलाशी के बाद आईटी हुक्काम ने एमएलए को नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि जरूरत पड़ने पर पूछगछ के लिए ताउन करें। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के साबिक इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी का इंतकाल हो गया। उन्होंने तकरीबन 50 बरसों तक मक्का मस्जिद में इमाम के तौर पर खिदमत अंजाम दी। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में ही अदा की गई और तदफीन नक्शबंदी चमन मिस्रीगंज में अमल में आई। इंतकाल की इत्तला के साथ ही शहर की कई शख्सियात ने टोली चौकी छापरा इनक्लेव में वाक़ उनके मकान पहुंचकर उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और उनके खिदमात को खिराज पेश किया। नमाज जनाजा मक्का मस्जिद में अदा की गई। इस मौके पर हज़ारों लोग मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली और कई आला अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम व मारूफ इस्लामी स्कॉलर हाफिज मौलाना मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ज़ायद 50 साल से तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम की हैसियत से मरहूम की जानिब से अंजाम दी गई खिदमात को काबिल सत्ताइश करार दिया। चीफ मिनिस्टर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान मौलाना की जानिब से की गई काबिशों व नेज़ मरहूम इस्लामी स्कॉलर के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया। चीफ मिनिस्टर ने मरहूम के हक़ में दुआया कलमात का इजहार करते हुए उनके लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मक्का मस्जिद के साबिक इमाम और मस्जिद शहजादा शाह अहमद जा के खतीब हज़रत अल्लामा हाफिज व कारी मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में शब्बीर अली ने कहा कि हज़रत उस्मान नक्शबंदी ने अपनी ज़िंदगी की 5 दहाइयों से ज़्यादा अरसे दीन की बेलौस खिदमत में वक्फ किया। उन्होंने कहा कि वो उस्मान नक्शबंदी को तकरीबन 35 साल से जानते थे और बहुत से अहम मसाइल पर गुफ्तगू करते रहते थे। उन्होंने हज़रत उस्मान नक्शबंदी की रहलत उन्होंने कहा कि हज़रत उस्मान नक्शबंदी की रहलत न सिर्फ उनके अहले खाना और दोस्तों के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छे वे में हमको मिलके रहते थे और मुझे बहुत चाहते थे और मुझे साथी समा है, साथी मेरा पसंद है, इनके अच्छे आने लगी और मुझसे बहुत खरीदे था और जब भी उन्होंने दिखा तो मुझे काफ़ी अच्छा जैसे एक इंसान का गुजर जाना हमारे लिए बहुत नुकसान है। कि हम अप्रैल में जब कांग्रेस पार्टी इफ्तार पार्टी की स्टेडियम में तो मौलाना को देखते ही हमारे समीर आप को रखते हैं आज खुशी भी है, साथ खुशी भी हमारे सदर कांग्रेस रेवंत रेड्डी जी और मैं दोनों मिलकर
काफ़ी खिदमात मकाम कर रही और अंसलीत में हम समझे थे कि जलसा भी रखेंगे उनके, मगर अफसोस के जलसे के बगैर ही वो हमारे दरमियान से चले गए। और मुझे और मेरी पार्टी खासतौर पर कांग्रेस के कश्मीरी प्रोसेस में वो बहुत दुआ दे रहे थे, बहुत ही अफसोस बात है इस सियासी सबसे हमारे दरमियान से चले हमारे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव के पुतले पर 10 सर रखे जाएंगे और उन्हें जलाया जाएगा। इतवार को मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के क़याम की दिहाई की तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। ये दशाब्दी उत्सवम नहीं बल्कि दगा उत्सवम है। उन्होंने कहा कि दशाब्दी दगा तकरीबात के नाम पर रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि इस महीने की 22 तारीख को 119 हल्कों में एहतजाज रैलियाँ निकाली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम की दीगर तफसीलात का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। आज तेलंगाना कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास भी गांधी भवन में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में एक और अहम फैसला लिया गया जिसमें सभापति मोहम्मद शबीर को पीएसी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాల పేరు మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ నిధులతోని పార్టీకి ఆర్భాటపు ప్రచారము కల్పించుకుంటుంది. ప్రకటనలు కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వ వ్యవహారంగా ప్రజలకు సమాచారాన్ని ఇచ్చినట్టుగా కాకుండా టీఆర్ఎస్ పార్టీ సొంత వ్యవహారంగా ప్రభుత్వ దానంతోనే కార్యక్రమాలను చేపట్టడంతో ఇది ప్రజలకు అసౌకర్యంగా మారింది. దీన్ని ఖండించాలి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు చర్చ చేసింది. ఇదే కాకుండా దాదాపుగా జూన్ 2 నుంచి జూన్ 22 వరకు ఏవైతే కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారో ప్రభుత్వ వ్యవస్థ మొత్తము కుప్పగూలిపోయింది. గ్రామ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర సచివాలయ స్థాయి వరకు ఎవరు అందుబాటులో లేరు. ఎవరైనా చనిపోతే సమాచారం ఇవ్వాలన్నా చనిపోయిన వాళ్ళ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వాలన్నా కూడా ఏ వ్యవస్థ లేదు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని 100% గతంలో కూడా ప్రభుత్వాలు ఏదైనా కార్యక్రమాలు తీసుకున్నప్పుడు కొంతమందిని డెప్యూటీ చేసి కొంతమందిని దినసరి ప్రభుత్వ కార్యాచరణకు ఫ్రీగా పెట్టేవాళ్ళు. కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మొత్తం ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు పార్టీ ప్రచారానికి దుర్వినియోగం చేస్తుంది. పరిపాలన మొత్తం స్తంభించిపోయింది. యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ముఖ్యమంత్రి మంత్రులు ఎప్పుడు ఎవరికి దొరకరు, అందుబాటులో ఉండరు. ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయం నుంచి మొదలు పెడితే అన్ని రకాల ప్రభుత్వ అధికారులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ సేవలో మునిగి తేలుతున్నారు. ఇది తీరని నష్టం జరుగుతుంది. ఇట్లాంటి విషయాలను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఖండించాలి. ఇది సరైన పద్ధతి కాదు అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ గుర్తించింది. ఈ అంశాలను కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం. ఇక ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలు 22 తారీఖు చివరి రోజు. అందరి సూచనల మేరకు तेलंगाना में पेश आए अपनी नौयत के मुनफरिद वाक़े में एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मामूली रकम बतौर रिश्वत कबूल करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि निजामाबाद में वाक़ तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डी रविंदर गुप्ता को एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने 50,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के तारनाके में वाक़ अपनी क़यामगाह पर वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता ने निजामाबाद ज़िले के भीमगल में एक इम्तिहानी मरकज़ के क़याम की मंजूरी देने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी, जिस पर भीमगल से ताल्लुक़ रखने वाले मुतल्लिका इम्तिहानी मरकज़ के दरख्वास्त गुजार ने ACB के अहदेदारों को इस सिलसिले में इत्तला दी और आज ACB के अहदेदारों ने जाल बिछाकर वाइस चांसलर रविंदर गुप्ता को उनकी ही क़यामगाह पर रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और ACB के अहदेदारों ने वाइस चांसलर की क़यामगाह पर तकरीबन 8 घंटों तक तलाशी ली। बाद उन्हें गिरफ्तार करते हुए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वहाँ उन्हें मुख्तलिफ तिब्बी मायनों के बाद ACB की खुसूसी अदालत के सामने पेश किया जाएगा।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 काउंसलर्स को निजामाबाद जिला बोधन के एमएलए आमिर शकील पर कातिलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। एमआईएम के काउंसलर्स पर इल्जाम है कि उन्होंने एमएलए शकील आमिर को रोका, जो जुमे को बोधन में तेलंगाना यौम तासीस दहाई तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए थे। बीआरएस और एमआईएम कायदीन के दरमियान हल्की सी झड़प के बाद हालात कशीदा हो गए। एमएलए शकील ने बोधन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि एमआईएम के कायदीन ने उन पर हमले की कोशिश की है। पुलिस ने अल्ताफ और नवीद दोनों के साथ एमआईएम काउंसलरों और एमआईएम के दीगर 8 कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हफ्ते को पुलिस ने एमआईएम के दोनों काउंसलर्स को गिरफ्तार किया और निजामाबाद में जुडिशियल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया। काउंसलर्स को 30 जून तक रिमांड पर भेज दिया गया है। तेलंगाना के मुल्क जिले में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल आरटीसी बस से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 छोटे बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार शख्स और उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल के बस को टकराने के हादसे का मंजर करीब में नस्ब करदा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो को तेलंगाना आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने पोस्ट करते हुए ट्वीट किया कि इस बाइकर की लापरवाही से 2 जानें चली गई हैं। उसने अपनी बाइक अपने 2 बेटों और बीवी के साथ लापरवाही से चलाई और मोटरसाइकिल को बस से टकरा दिया। सड़क हादसा जुमे को मुलुगु जिले के मंगापेट में तेलंगाना सेंटर में पेश आया था। रियासत तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शादनगर हल्के के नंदीगामा गांव में नानी और नवासी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में 9 साला भानुप्रिया और उसकी नानी पार्वतम्मा शामिल है। इन दोनों का कल रात उस वक्त कत्ल किया गया जब वो घर के बाहर सो रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन दोनों के कत्ल के बाद मुलजिमीन ने उनके घर से नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही शमशाबाद डीसीपी नारायण रेड्डी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और तमाम जावियों से तफ्तीश कर रही है। डीसीपी नारायण रेड्डी ने बताया कि मुलजिमीन को पकड़ने के लिए 2 टीमें तश्कील दी गई हैं। घर जमाई बनाने के लिए ससुराल वालों के जोर डालने और खुद की मासूम बेटी से उसको मिलने देने से रोकने पर एक 26 साला शख्स ने खुदकुशी कर ली। आगापुरा ये वाक़या आगापुरा हबीबनगर पुलिस लिमिट्स में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आगापुर के रहने वाले 26 साला सैयद ताज नामी शख्स ने नावपल्ली रेडल्स की रहने वाली राबिया नामी लड़की से 2 साल पहले मोहब्बत की शादी की थी और 18 महीने की बेटी भी है। सैयद ताज के घर वालों का कहना है कि ताज की बीवी राबिया और उनकी माँ, बहन और बाप के टॉर्चर की वजह से ताज ने यह इक़दाम किया है। हबीबनगर पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा तोड़े तो फैन को लटके हुआ मिला। क्या था क्या नहीं उसको अल्लाह को मालूम, उसके दिल में क्या था, उसने क्या बोली, क्या भटकाई, अल्लाह बेहतर जाना। दोनों बढ़ते बोल रहे थे। वो दिन 8 दिन के पहले गए थे उनकी अम्मी के घर को रहने के लिए। उन्होंने रहने के लिए जाके फिर वहाँ से चेंज कर दिए कि नहीं मेरे को पढ़ाए तो चाहती हूँ, मेरे को पढ़ाए तो चाहती हूँ। तो फिर भी बच्चा राजी हो गया, अच्छी बात है तुम्हें पढ़ना है ना, पढ़ा तो मैं बोल के। फिर थोड़े दिन के बाद फ़ोन करके बोले पढ़ाए तो भी नहीं आती हूँ। बच्ची से मिला, बोलते बच्ची से फ़ोन नहीं कराई। उसको इतने दिनों तक मेरे बच्चे भाई को तड़पाई, फ़ोन नहीं कराई, कुछ नहीं कराई। उन्हें फिर उसके बाद में बात करके उनके सास फिर कहते नहीं बच्ची नहीं आती, तुम आगो जब भी आ सकते, तुम आओ, तुम्हारे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला है, हमेशा खुला है, तुम आते तो आओ, तुम आगो भी पढ़ाती हूँ बोली कहते। घर जमाई बना लेती हूँ, तुम आगो भी पढ़ाती हूँ। हमारा भाई बोला घर जमाई बनने का नहीं है मेरे को, ऐसा अगर कुछ हुआ तो मैं फांसी ले लेता हूँ, पर घर जमाई बन के नहीं रहता हूँ, मेरे अम्मा बाबू को तकलीफ नहीं देता हूँ बोल के इतनी बात हुई थी। उसके बाद से नहीं मालूम क्या बात हुई, कल क्या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने। मेरा नाम शोएब है, मैं ताज का भाई हूँ। मेरा भाई आज सुसाइड कर लिया, उसकी वजह है उसके ससुराल वाले। उनके ससुराल वाले उसको टॉर्चर कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल इस बात क्या कर रहे थे कि तो उनको घर जमाई होने का था। घर जमाई बोले तो कैसा उनके घर में रहना, उनके घर का कारोबार संभालना करते, घर का कारोबार करके देते, माँ बाप को छोड़ देके आ जाओ बोल रहे थे, बोल रहे थे। तो हमारा भाई कैसा था, हम लोग घर का चाहिए था, हम लोग घर का तो उसको हम लोग कुछ भी काम नहीं कराते थे। भाई हमारा खुद का बिजनेस है, हम क्या काम करेंगे जब अल्लाह दे रहा तो खर्चे 500 रुपये दे रहे थे। तो लोग वो क्या समझते थे, इन्हें 500 रुपये जिंदगी में कमाता, इन्हें कुछ नहीं कमाता, तो उसको क्या इज्जत नहीं देना। उसको घर को बुला के बोल रहे थे 1000 रुपये देते को, उसके अम्मा बाबा को छोड़ दे हो। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।